हम आपके लिए एक शानदार सर्वाइवल सीरीज लेकर आए हैं जो 2024 में रिलीज हुई थी। इस वीडियो में हम इस पूरी सीरीज को एक ही बार में कवर करेंगे। इसे सुनने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। दुनिया के सभी लोग एक खतरनाक वायरस संक्रमण की वजह से मर जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, यही इस सीरीज का मुख्य प्लॉट है। कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत पहाड़ी पर स्थित जंगल से होती है। यहाँ हमारा हीरो विलियम्स, जो एक भूविज्ञानी जियोलॉजिस्ट है, अकेला रहता है। वह पृथ्वी की संरचना और प्रक्रियाओं पर रिसर्च करता है और इसी वजह से इस शांत पहाड़ी क्षेत्र में रहना पसंद करता है। उसकी जिंदगी बड़े ही शांत तरीके से चल रही होती है। अपने रिसर्च के लिए उसने पहाड़ों के बीच एक डिवाइस सेटअप किया होता है जिसे उसे रोज चेक करना पड़ता है। एक दिन सुबह जब वह इसे चेक करने के लिए बाहर निकलता है, तभी उसकी माँ का फोन आता है, लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं करता और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। इसी दौरान अचानक एक सांप आता है और उसके हाथ पर काट लेता है। विलियम्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। सांप के काटने के बाद वह बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि वहाँ कोई सांप हो सकता है। उसे यह भी नहीं पता कि सांप जहरीला है या नहीं। तनाव में आकर वह फोन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फोन उसके हाथ से पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। तेजी से सोचते हुए विलियम्स तुरंत सांप के काटे हुए हिस्से पर एक छोटा सा कट लगाता है। खून चूसकर जहर निकालने की कोशिश करता है। फिर जल्दी से घर पहुंचता है और बहुत सारा पानी पीता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो उसका हाथ सूज चुका होता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे बाहर से बुला रहा है। उसे लगता है शायद कोई हेलीकॉप्टर उसे बचाने आया हो, लेकिन वह हिल भी नहीं पाता और फिर से आंखें बंद कर लेता है। कुछ घंटे बीतते हैं। अब उसकी हालत थोड़ी बेहतर होती है। वो उठकर पानी पीने जाता है, लेकिन कमजोरी की वजह से फिर गिर जाता है। दूसरी ओर उसका फोन पहाड़ों के बीच पड़ा होता है, जिसमें उसकी माँ के कई मिस्ड कॉल और मैसेज आते हैं। बेटा, हमें बहुत चिंता हो रही है, प्लीज घर जल्दी आ जाओ। कई दिन बाद अब जहर का असर पूरी तरह खत्म हो चुका होता है और विलियम्स को होश आ जाता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह कई दिनों तक वहीं पड़ा रहा हो। वह जल्दी से बाहर जाता है और देखता है कि उसकी कार पूरी तरह धूल से ढकी हुई है। कार साफ करने के बाद वह पहाड़ी से नीचे कस्बे की ओर निकलता है ताकि अपनी माँ को कॉल कर सके, क्योंकि उसका फोन कहीं गिर चुका था। लेकिन कस्बे में पहुंचते ही उसे अजीब सा माहौल दिखता है। सड़कों पर एक भी इंसान नहीं था। हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसे कई लाशें दिखती हैं जो पूरी तरह सड़ चुकी होती हैं। और फिर उसकी नजर एक बड़े डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर पड़ती है। उसमें लिखा होता है, सावधान, शहर के लोग सुरक्षित हैं, कृपया घर से बाहर ना निकलें। विलियम्स डर से कांपने लगता है। मैं कुछ दिनों के लिए बेहोश था और दुनिया ही खत्म हो गई। वह तेजी से अपनी कार में बैठता है और रेडियो ऑन करता है। रेडियो पर एक स्वचालित संदेश बज रहा था, दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन विलियम्स जो देख चुका था वह इससे कहीं ज्यादा डरावना था। कस्बे में तो लोग मर चुके थे। अब वह तुरंत अपने माता पिता के घर की ओर निकल पड़ता है। जब वह अपने माता पिता के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि दोनों माता पिता इस खतरनाक संक्रमण के कारण मर चुके हैं। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। आखिरकार वह अपने माता पिता को दफनाता है और कुछ समय वहीं बैठा रहता है। लेकिन अब यहां रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए वह दुखी मन से वहां से निकल जाता है। विलियम्स समझ नहीं पाता कि उसे कहां जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। न उसे पता था कि कितने लोग जिंदा हैं, कितने मर चुके हैं, या कोई बचा भी है या नहीं। इसीलिए वह जरूरी सामान जैसे खाने पीने की चीजें, हथियार और अन्य जरूरी वस्तुएं उठाता है और एक पुल की ओर बढ़ता है। लेकिन जब वह पुल के पास पहुंचता है तो देखता है कि पुल भी ब्लॉक है और वह उसे पार नहीं कर सकता। यह देखकर वह बहुत निराश हो जाता है और गुस्से में तेजी से दौड़ता है। अब वह लास वेगास की ओर बढ़ता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता। चारों ओर सन्नाटा था। अब उसकी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। थक हार कर वह एक इमारत में चला जाता है जहां उसे गर्म पानी का टब दिखाई देता है। वह उसमें नहाने के लिए बैठ जाता है, फिर एक बार में जाकर ड्रिंक लेने का सोचता है। जैसे ही वह बार की ओर बढ़ता है, वहां दो लोग आ जाते हैं। एक आदमी जिसका नाम मिल्टन था और एक औरत जिसका नाम एन था। दोनों संक्रमण से बचे हुए लोग थे। इतने समय बाद इंसानों को देखकर विलियम्स बहुत खुश हो जाता है। अब तीनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। विलियम्स उनसे पूछता है, क्या तुम्हें इस वायरस के बारे में कुछ पता है? मिल्टन
अपने फोन में रिकॉर्ड की गई एक न्यूज रिपोर्ट चलाता है जिसमें बताया जाता है कि एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। घर से बाहर निकलना मना है। जो भी इस वायरस से संक्रमित होता है उसकी मौत तय है। पूरी दुनिया में शायद ही कोई जिंदा बचा हो। सब कुछ खत्म हो चुका था। अब विलियम्स को यह एहसास होता है कि शायद सिर्फ वे 3 ही बचे हैं। मिल्टन बताता है कि उसका पूरा परिवार इस वायरस के कारण मर चुका है। एन कहती है कि उसने अपने पति और बेटी को वीडियो कॉल पर मरते हुए देखा था। वह चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पाई। ये कहते ही वह रोने लगती है और शराब पीने लगती है। धीरे धीरे विलियम्स को इस वायरस के बारे में और जानकारी मिलती है। शराब पीने के बाद विलियम्स एक कमरे की ओर जाता है, लेकिन गलती से लिफ्ट के पास ही सो जाता है। सुबह जब वह एन और मिल्टन से मिलता है तो एन अलग अलग कपड़े आजमा रही होती है। विलियम्स मिल्टन से पूछता है, हम कब तक इस बिल्डिंग में रहेंगे? मैं यहां से बाहर जाने वाला हूं भाई। मिल्टन जवाब देता है, हमारे पास जब तक खाना और पानी है हम जिंदा रह सकते हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं और एन खुद को गोली मार लेंगे। विलियम्स चौंक जाता है, तुम पागल हो क्या? दुनिया में बहुत सारा खाना बचा है, हमें बस उसे खोजना है। तुम मरने का नहीं जीने का रास्ता क्यों नहीं चुनते? मिल्टन जवाब देता है, जीकर क्या करना है? न परिवार बचा, न दोस्त, न कोई और इंसान। इस तरह अकेले जीने से बेहतर है मर जाना। मिल्टन और एन दोनों ने मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया था। विलियम्स एन को समझाने की कोशिश करता है, तुम मेरे साथ चलो, हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन एन साफ मना कर देती है। वह भी मिल्टन की तरह खुद को खत्म करना चाहती थी। इसके बाद एन विलियम्स को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे दूर धकेल देता है। विलियम्स सिर्फ जीना चाहता था, किसी भी कीमत पर। कुछ देर बाद जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर निकलता है, 2 गोलियों की आवाज आती है। अब विलियम्स को एहसास होता है कि मिल्टन और एन मर चुके हैं। अब वह भी खुद को खत्म करने की सोचने लगता है। वह अपनी कार में बैठकर पूरी स्पीड में चलाने लगता है ताकि किसी चीज से टकराकर मर जाए। लेकिन तभी उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है और वह अचानक ब्रेक लगाता है। तभी उसे एहसास होता है, मैंने इस कुत्ते की नहीं बल्कि अपनी जान बचाई है। अब वह कुत्ते का नाम लकी रखता है और उसके साथ जीने का फैसला करता है। अब वह लाइब्रेरी जाता है और सर्वाइवल से जुड़ी किताबें लेकर वापस अपने घर लौटता है। लकी और विलियम्स साथ में खाना शेयर करते हैं और इसी तरह उनकी नई जिंदगी शुरू होती है। 1 साल बाद समय बीतता जाता है। अब विलियम्स की जिंदगी धीरे धीरे उबाऊ होने लगती है। वह समय बिताने के लिए जॉगिंग करता, इधर उधर घूमता, कार चलाता। लेकिन फिर एक दिन कुछ बदल जाता है। लकी अचानक एक दूर के घर की ओर देखकर भौंकने लगता है। विलियम्स देखता है कि वहां से धुआं निकल रहा है। वह तुरंत उस घर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह छत की ओर देखता है, एक लड़की बंदूक तान कर खड़ी होती है और उसे धमकी देती है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। विलियम्स को पता चलता है कि लड़की का नाम एम्मा है और वह भी एक सर्वाइवर है। वह उसे अपने बारे में बताता है और तभी एम्मा को विश्वास होता है कि विलियम्स से उसे कोई खतरा नहीं है। फिर वह उसे घर के अंदर ले जाती है। वे एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां साझा करते हैं। एम्मा बताती है कि वह कल ही इस इलाके में आई थी और उसे नहीं लगता कि इस इलाके में कोई और जिंदा बचा होगा। वे काफी देर तक बातें करते हैं। फिर विलियम्स जाने के लिए कहता है, लेकिन एम्मा उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे बहुत समय बाद कोई इंसान मिला था। विलियम्स भी सहमत हो जाता है और दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। कुछ समय बाद विलियम्स एम्मा से कहता है कि वह उसके साथ उसके घर चले, जो पहाड़ों के ऊपर है। एम्मा तुरंत मान जाती है क्योंकि वह अब तक अकेली थी और उसे लगता है कि विलियम्स के साथ रहना उसके लिए सही होगा। जब वे घर पहुंचते हैं तो विलियम्स सबसे पहले एक रस्सी काट देता है। दरअसल वह अकेले रहने से तंग आ चुका था और इस रस्सी को उसने आत्महत्या करने के लिए बांध रखा था। लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी क्योंकि एम्मा उसके साथ थी। एम्मा जब किचन में जाती है तो देखती है कि वहां बहुत गंदगी है। खाना सड़ चुका था और चूहे इधर उधर घूम रहे थे। वह कहती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ सामान लाना पड़ेगा। वे दोनों शहर जाते हैं और सुपरमार्केट से जरूरी चीजें लाते हैं। धीरे धीरे उनकी जिंदगी व्यवस्थित होने लगती है।
विलियम्स घर के आसपास कुछ पौधे लगाता है और जंगल के जानवर भी अब बाहर घूमने लगते हैं। समय बीतने के साथ विलियम्स और एम्मा एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। विलियम्स की कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वह दूसरी कारों से पेट्रोल निकालकर अपनी कार में डालता है। उनकी जिंदगी अब सहज रूप से चलने लगती है। बिजली के लिए वह सोलर पैनल सेट करता है, लेकिन एक दिन पैनल लगाते समय गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। एम्मा उसकी तुरंत मदद करती है और उसकी देखभाल करने लगती है, ठीक वैसे जैसे एक पत्नी करती है। रात में जब विलियम्स सो जाता है तो एम्मा सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपना परिवार याद आता है। वह अपने पति की तस्वीर देखकर रोने लगती है। अगले दिन विलियम्स की चोट कुछ ठीक होती है और वह फिर से सोलर पैनल ठीक करने में लग जाता है। तभी एम्मा उसे एक खुशखबरी देती है, वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर विलियम्स बहुत खुश नहीं होता, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसका बच्चा इस उजड़े हुए और खतरनाक दुनिया में जन्म ले। लेकिन एम्मा उसे समझाती है कि यह बच्चा मानवता को खत्म होने से बचाने के लिए आ रहा है। विलियम्स आगे कुछ नहीं कह पाता और उसकी बात से सहमत हो जाता है। इसके बाद विलियम्स प्रेगनेंसी से जुड़ी किताबें पढ़ता है और कुछ महीनों में वे दोनों फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस दौरान जो पौधे उन्होंने लगाए थे वे अब फल और सब्जियां देने लगते हैं और उनका एक सुंदर सा छोटा फार्म बन जाता है। एम्मा कहती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अधिक प्रोटीन की जरूरत होती है, इसलिए विलियम्स शिकार करने के लिए बाहर जाता है और कुछ जानवरों का शिकार कर लाता है। वह सोलर पैनल भी पूरी तरह से सेट कर देता है, जिससे अब उन्हें बिजली मिलने लगती है और वे फ्रिज जैसी चीजों का उपयोग करने लगते हैं। एक दिन एम्मा एक मरा हुआ चूहा लाती है और कहती है कि घर में चूहे बहुत ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने चूहे पकड़ने के लिए जाल भी लगाए थे, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तभी वे खिड़की से बाहर देखते हैं और देखते हैं कि भारी संख्या में चूहे उनके घर की ओर आ रहे हैं। असल में उनके घर में बहुत सारा खाना और कचरा था और शहर में खाने की कमी होने के कारण ये चूहे वहां जमा हो गए थे। विलियम्स और एम्मा देखते हैं कि चूहे लगातार उनके घर की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी खाने और पानी की जरूरत है। वे मिलकर घर का सारा कचरा बाहर फेंक देते हैं और उसे जलाने लगते हैं ताकि और चूहे न आएं, लेकिन फिर भी वे चूहों को रोक नहीं पाते। जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और खुद को बंद कर लेते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनका कुत्ता लकी बाहर रह गया है। विलियम्स दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले आता है, क्योंकि वह अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता है। इसी बीच कुछ चूहे घर में घुस जाते हैं। वे इतनी तेजी से भागते हैं कि विलियम्स उन्हें गोली भी नहीं मार पाता। कोई और उपाय न देखकर वह अपनी बंदूक से उन्हें बेरहमी से मार देता है। एम्मा लकी की गर्दन पर दवा लगाती है, लेकिन विलियम्स अब चिंतित हो जाता है कि खतरे हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उनका बच्चा इस दुनिया में कैसे बचेगा। तभी एम्मा उसे अपने अतीत के बारे में बताती है कि उसका पति और उसके दोनों बच्चे पाम्पिकन गए थे, इसीलिए यह बच्चा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विलियम्स उसे सांत्वना देता है और कहता है कि वह उनके बच्चे की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखेगा। अगले दिन जब वे बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कई चूहे मरे पड़े हैं और बिल्लियां उन्हें खा रही हैं। यह देखकर उन्हें राहत मिलती है कि अब शायद चूहों की समस्या खत्म हो गई है। समय बीतता है और एम्मा कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है। विलियम्स किताबें पढ़ता है कि जब कोई डॉक्टर ना हो तो डिलीवरी कैसे की जाए। जब एम्मा को प्रसव पीड़ा होती है तो विलियम्स ही उसकी डिलीवरी कराता है। बच्चे के जन्म से दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जहां भी एम्मा जाती है वहां एक संदेश लिख देती है कि अगर कोई सर्वाइवर इसे पढ़ रहा हो तो इस पते पर आ सकता है, क्योंकि यहां जीने की सारी सुविधाएं हैं। एम्मा ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि अब उनका बच्चा था और अगर आसपास और लोग होंगे तो उसका बच्चा अकेलापन महसूस नहीं करेगा। कुछ समय बाद 6 साल आगे की झलक दिखाई जाती है। विलियम्स जंगल में अपनी कार चला रहा होता है, तभी अचानक एक जंगली जानवर से टकरा जाता है। जब वह कार से उतरकर देखता है तो
पता चलता है कि वह एक शेर है। विलियम्स डर जाता है और बंदूक उठाता है। तभी उसे एक छोटी लड़की दिखती है। वह उससे पूछता है कि वह कौन है, लेकिन वह डरकर जंगल में भागने लगती है। आखिरकार विलियम्स उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि उसके माता पिता कहां हैं, लेकिन वह डर जाती है और हमला करने की कोशिश करती है। विलियम्स समझ जाता है कि वह किसी सदमे में है, इसलिए वह उससे कहता है कि वह सिर्फ अपनी कार की ओर जा रहा है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब वह कार के पास पहुंचता है तो देखता है कि शेर वहां से भाग चुका है। वह कार में बैठने ही वाला होता है कि लड़की उसे देखती रहती है। विलियम्स उसे एक सेब देता है जिसे वह ले लेती है और खाने लगती है। फिर वह चुपचाप विलियम्स की कार के पीछे बैठ जाती है और विलियम्स उसे अपने घर ले आता है। इस दौरान 2 और सर्वाइवर वहां रह रहे होते हैं, एक आदमी जिसका नाम जॉर्ज है और एक महिला मरीन। ये लोग एम्मा के छोड़े गए संदेश को देखकर वहां पहुंचे थे। बीते वर्षों में विलियम्स और एम्मा का एक और बच्चा हो चुका था और अब उनके पास एक खुशहाल परिवार था। जब वे इस नई लड़की को देखते हैं तो और खुश हो जाते हैं कि उनका परिवार बड़ा हो रहा है, लेकिन लड़की डर के मारे कार से बाहर नहीं निकलती। मरीन उसे खाना देने जाती है, लेकिन लड़की उस पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी मरीन उसके हाथ को पकड़ लेती है और देखती है कि उसके हाथ पर वही निशान है जो मरीन के हाथ पर भी है। मरीन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। वह 6 साल से अकेले जी रही थी और इंसानों से डरने लगी थी। मरीन उसे अपनी कहानी सुनाकर धीरे धीरे सहज करने की कोशिश करती है। फिर वह उसे नहलाने के लिए भेजती है और इस बीच उसका बैग देखती है जिसमें एक पत्र होता है। पत्र में लिखा होता है कि लड़की का नाम ईव है। जब मरीन उसे उसके नाम से पुकारती है तो लड़की का डर कुछ कम हो जाता है। बाद में मरीन सबको पत्र पढ़कर सुनाती है, जिसमें लिखा होता है कि उसकी मां को संक्रमण हो गया था और वह मरने वाली थी, इसलिए उसने यह पत्र लिखा था ताकि कोई भी सर्वाइवर उसकी बेटी का ध्यान रख सके। तब उन्हें एहसास होता है कि ईव 6 साल से अकेले जी रही थी और इसी कारण वह इंसानों से डरती थी। कुछ समय बाद एम्मा फिर से गर्भवती हो जाती है और उनके तीसरे बच्चे का जन्म होता है। जब वे सोच रहे होते हैं कि शायद दुनिया में अब उनके अलावा कोई और नहीं बचा, तभी एक दिन उनके सुरक्षा सिस्टम से संकेत मिलता है कि कोई उनके घर की ओर आ रहा है। वे बच्चों को अंदर भेजते हैं और बंदूक लेकर बाहर जाते हैं। वे देखते हैं कि 3 सर्वाइवर वहां आए हैं। उनके नेता का नाम मॉली है, एक लड़की का नाम जीन है और एक आदमी का नाम एजरा है। वे बताते हैं कि वे एम्मा के छोड़े संदेश को देखकर वहां आए हैं। विलियम्स और उसके साथी उन्हें अपने घर में तभी आने की अनुमति देते हैं जब वे यकीन कर लेते हैं कि वे खतरा नहीं है, और मॉली उन्हें एक पास के घर में रहने की अनुमति मांगती है। हालांकि विलियम्स के दोस्त अब भी उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन जब इंसान इतने कम बचे हों तो भरोसा करना ही पड़ता है। वे उन्हें रहने देते हैं। कुछ समय बाद उनका खाना और जरूरत का सामान खत्म होने लगता है तो वे पास के शहर जाते हैं और एक डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान लूटने की योजना बनाते हैं। विलियम्स हमेशा लीड करता था, इसलिए इस बार भी वह आगे बढ़ता है। मॉली दवाइयां लाने का सुझाव देती है, लेकिन विलियम्स कहता है कि फिलहाल हमें खाने पर ध्यान देना चाहिए। सभी अलग अलग दिशाओं में जाकर खाने का सामान इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन मॉली विलियम्स के निर्देश के खिलाफ जाकर अस्पताल चली जाती है। वहां कई सड़े गले शव पड़े होते हैं, जिन्हें पार करते हुए वह फार्मेसी से दवाइयां इकट्ठा करती है। जब विलियम्स की टीम लौटने लगती है तो मॉली वहां नहीं होती, जिससे सबको चिंता होती है। तभी मॉली दवाइयों के साथ लौटती है। विलियम्स उसे नियम तोड़ने के लिए डांटता है, लेकिन वह कहती है कि ये दवाइयां भविष्य में काम आ सकती हैं। विलियम्स उसकी बात पर चुप हो जाता है। रात में सभी मिलकर खाना खाते हैं और खुद का मनोरंजन करने के लिए एजरा संगीत बजाता है और जीन गाना गाती है। जीन बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और मॉली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जीन बताती है कि वह गर्भवती है और बच्चा नहीं चाहती, इसीलिए वह खुद को नुकसान पहुंचा रही है। मॉली उसे सांत्वना देती है। समय बीतता है और अब सब लोग एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। जॉर्ज और मरीन का भी एक बच्चा होता है और जीन भी अपने बच्चे को जन्म देती है। 13 साल बीत जाते हैं और ये सभी लोग एक परिवार के रूप में
खुशहाल जीवन जीते हैं। वे बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं और दुनिया में अकेले होने के बावजूद एक दूसरे का सहारा बनते हैं। विलियम्स के छोटे बेटे का जन्मदिन था और उपहार के रूप में वह उसे लाइब्रेरी ले जाकर कई किताबें देता है ताकि उसकी जानकारी बढ़े। जब वे घर लौटते हैं तो तेज हवा चलने लगती है। शायद तूफान आने वाला था। सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी विलियम्स देखता है कि उसका कुत्ता लकी गायब है। वह तुरंत बाहर जाकर उसकी तलाश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से एक पेड़ लकी के ऊपर गिर चुका होता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। विलियम्स और एम्मा बहुत दुखी होते हैं क्योंकि लकी उनके साथ कई सालों से था और अब अचानक उसे खोना उनके लिए बेहद तकलीफदेह होता है। भारी मन से वे लकी को दफना देते हैं। अगले दिन बच्चों का ध्यान बंटाने के लिए एम्मा उन्हें खेलने के लिए एक दूसरी जगह ले जाती है, लेकिन अचानक वहां एक शेर आ जाता है और बच्चों पर हमला करने की कोशिश करता है। विलियम्स बीच में आकर शेर से भिड़ जाता है। यह देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तभी पहली बार ईव अपनी आवाज निकालती है और जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर शेर भाग जाता है, लेकिन उसने विलियम्स को बुरी तरह घायल कर दिया होता है। वे तुरंत उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां उसका इलाज शुरू होता है। मॉली के निर्देशों के अनुसार बाकी लोग विलियम्स का इलाज करते हैं। दूसरी तरफ गुस्से में एम्मा बंदूक लेकर जंगल में चली जाती है और अगले दिन शेर को मार देती है। जब विलियम्स को होश आता है तो मॉली बताती है कि वह डॉक्टर नहीं है। उसने अपनी मेडिकल पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी क्योंकि वह परीक्षा में फेल हो गई थी। वह सिर्फ आधी अधूरी जानकारी के साथ उसका इलाज कर रही थी, लेकिन विलियम्स को उस पर पूरा भरोसा था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। कुछ ही दिनों में विलियम्स पूरी तरह ठीक हो जाता है और वे उसे वापस घर ले आते हैं। अब महामारी को 17 साल बीत चुके थे। विलियम्स का छोटा बेटा बड़ा हो चुका था और अब वह विलियम्स के साथ कई दिलचस्प काम करता था। खासकर उसे मछली पकड़ने का बहुत शौक था। यह देखकर विलियम्स का दूसरा बेटा ईर्ष्या करने लगता है कि उसके पिता हमेशा छोटे बेटे के साथ समय बिताते हैं। एक दिन एजरा देखता है कि पौधों की मिट्टी सूख चुकी है और रसोई में पानी की आपूर्ति भी कम हो रही है। उसे शक होता है कि पानी की समस्या हो सकती है, इसलिए कुछ लोग जाकर डैम की जांच करते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि पानी सूख चुका है और पानी की पाइपें पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। शायद इसी वजह से पानी नहीं आ रहा था। अब अगर यह समस्या ठीक नहीं हुई तो उनके पास सिर्फ एक हफ्ते का पानी बचा था। तभी अचानक कुछ गाड़ियों की आवाज आती है। सभी डर जाते हैं कि कहीं उन पर हमला ना हो जाए। वे तुरंत घर लौटते हैं और बच्चों को अंदर भेजकर हथियार उठा लेते हैं। 3 गाड़ियां उनके पास आकर रुकती हैं। उनमें से एक आदमी चार्ली बाहर आता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड कैटरीना भी होती है। चार्ली कहता है कि वे भी सर्वाइवर हैं और उनके पास बोरवेल लगाने का सामान है। वह कहता है कि अगर उन्हें पेट्रोल दिया जाए तो वे यहाँ बोरवेल खोद सकते हैं। एम्मा को यह सौदा ठीक लगता है और वह उन्हें अंदर आने देती है। चार्ली तुरंत अपने साथियों के साथ काम में लग जाता है। बोरवेल खुदाई के लिए लगभग 100 किलोग्राम ईंधन की जरूरत थी और इसमें कम से कम 4 दिन लगने वाले थे। तब तक इन लोगों को यहीं रहना था और विलियम्स की टीम के पास कोई और विकल्प नहीं था क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसलिए वे चार्ली और उसके साथियों के लिए रुकने की व्यवस्था करते हैं। अगले दिन विलियम्स और चार्ली जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। अचानक चार्ली पीछे से गोली चलाता है, लेकिन वह विलियम्स पर नहीं बल्कि एक हिरण पर निशाना साधता है। चार्ली और उसकी टीम काम में जुट जाती है और 4 दिन की मेहनत के बाद अंततः पानी निकल आता है। सभी खुशी से नाचने लगते हैं। रात को डिनर के दौरान विलियम्स देखता है कि चार्ली अबे को अजीब तरह से घूर रहा है। जब चार्ली को एहसास होता है कि विलियम्स उसे देख रहा है तो वह नजरें फेर लेता है। बाद में रात के अंधेरे में विलियम्स चार्ली को अबे के कमरे से बाहर निकलते हुए देखता है। अबे डरी और सहमी हुई होती है। उसे एहसास होता है कि चार्ली ने उसका शारीरिक शोषण किया है। विलियम्स गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह अपने साथियों को बुलाकर इस पर चर्चा करता है। वे तय करते हैं कि चार्ली को मारना ही अंतिम विकल्प है क्योंकि वह यहां रुककर और अधिक खतरा पैदा कर सकता है। विलियम्स उसे जाने के लिए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली इनकार कर देता है। आखिरकार विलियम्स उसे
हथौड़े से मारकर खत्म कर देता है। बाद में चार्ली के साथी भी यह जानने के बावजूद वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर रहने से ज्यादा सुरक्षा यहीं मिलती है। समय बीतता है और दुनिया फिर से अपने पुराने रूप में लौटने लगती है। विलियम्स का तीसरा बेटा किताबें पढ़कर नई नई चीजें विकसित करता है। उसने एक छोटा फ्लाइट मॉडल भी बनाया है जिसे देखकर सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसका बड़ा भाई इससे चिढ़ जाता है। अचानक छोटे बेटे की तबीयत बिगड़ने लगती है, वह बेहोश हो जाता है और मॉली बताती है कि उसे एक खतरनाक संक्रमण हो गया है। सभी चिंतित हो जाते हैं। विलियम्स हर जगह इलाज की खोज में भटकता है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता। धीरे धीरे 3 अन्य लोग भी इसी संक्रमण की चपेट में आकर मर जाते हैं और अंततः विलियम्स का छोटा बेटा भी दुनिया छोड़ देता है। यह देखकर विलियम्स पूरी तरह टूट जाता है। गहरे दुख में वहां लगाए गए संदेश को मिटाने लगता है, जिसमें लिखा था कि अन्य उत्तरजीवी यहां आ सकते हैं। वह लाइब्रेरी जाता है और सभी किताबों को जलाने का प्रयास करता है। एमा उसे रोकती है और समझाती है कि वे अपने बेटे को खो चुके हैं, लेकिन बाकी बच्चों की देखभाल करनी होगी। विलियम्स को एहसास होता है कि उसे आगे बढ़ना होगा। वह अपने बेटे की लिखी गई नोटबुक पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि उसे अन्य उत्तरजीवियों से संपर्क करना था। वह उसी रेडियो प्रोजेक्ट को पूरा करता है और सही फ्रीक्वेंसी ढूंढने की कोशिश करता है। आखिरकार उसे 100 किलोमीटर दूर 70 लोगों के एक समूह का संकेत मिलता है। वे भी आपूर्ति की कमी से जूझ रहे होते हैं और विलियम्स उन्हें अपने ठिकाने पर आने का निमंत्रण देता है। 50 साल बाद विलियम्स बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। वह अपनी जिम्मेदारी एक युवा को सौंपता है और कहता है कि यह दुनिया जीवित रहेगी, चाहे इंसान आए और जाएं। इस सीख के साथ कहानी समाप्त होती है।